आज हम लोग सेट 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेट 2 का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन, सारे क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, उनसे जुड़े जितने भी पहलू उसको भी बता दे रहे हैं ताकि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सके। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुने, देखें। पहला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत है एक नवीन मौलिक अधिकार आया। नवीन मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। मतलब किस संविधान संशोधन के तहत एक नवीन मौलिक कर्तव्य का, तो सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में था। सबको पता है भाग 4 के क में था। 51 के क अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। जिस समय 1976 में ये बना, 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब बना था ये? 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां। किस भाग में चर्चा है? तो 4 का क में। कौन सा आर्टिकल में? तो 51 का क में। तो जिस समय संविधान ये बना था उस समय, इस समय ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से बना था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय मौलिक कर्तव्य कुल 10 थे, लेकिन 2002 के समय में देखा गया कि लोग अपने बच्चों को, भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, कि भारत में बच्चों का लिटरेसी रेट बढ़े, लोग शिक्षा से जुड़े, इससे जुड़ने के लिए क्या किया गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन में जो 2002 में किया गया, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बोला गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तीन जगहों पर इसकी शिक्षा को रखा गया ताकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विकास हो सके। पहला फंडामेंटल राइट में, दूसरा डीपीएस में, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया। तो पहले बताओ, फंडामेंटल राइट में रखा गया तो इसको कहाँ रखा गया? 21 का ए में। डीपीएस में कहाँ रखा गया? 45 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या हुआ? 11वां मौलिक कर्तव्य आया। फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वां मौलिक कर्तव्य आया। यानी क्या आया? 11वां मौलिक कर्तव्य। इसमें यह मौलिक कर्तव्य आया, नवीन जुड़ा, कि प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। ये है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक नवीन मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य पहले मूल रूप से 10 था, उसमें एक नया कर्तव्य और जुटा जो 11वां है। कब? कौन सा संविधान संशोधन तहत? तो 86वां संविधान संशोधन जुटा। कब जुटा? तो 2002 में जुटा। क्या प्रधान था? 6 से 14 वर्ष, यानी पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। उसमें एक क्या हो गया? ऐड हो गया। ऐड कब हुआ? 2002 में। किस संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो आंसर क्या होगा? 86वां। क्या ऐड हुआ? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट में कहा गया 21 के में कि बच्चों को अब शिक्षा देना अनिवार्य है। डीपीएस में कहा गया उनको जब वो स्कूल जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाएगी। तो सुरक्षा की गारंटी किस में हो गया? 45। 21 में क्या हो गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या जाएगी? निःशुल्क, ताकि गरीब जो बच्चे हैं उन पर उनका आर्थिक बोझ न पड़े। और एक और क्या जुटा? मौलिक कर्तव्य में जुटा। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो संशोधन हुआ, उसमें क्या क्या कितने जगह जुटा? 3 जगह। पहला फंडामेंटल राइट में, डीपीएस में, और फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल राइट में क्या जुटा? तो 21 का ए। डीपीएस में क्या? 45 में खंड गया।
45 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, झूठा तो 11वां मौलिक कर्तव्य झूठा। तो वही पूछता है एक नवीन मौलिक कर्तव्य कब झूठा, तो 86वां संविधान। तो क्या झूठा, तो प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है, 11वां नंबर क्या झूठा, प्रत्येक अभिभावकों का, अभिभावक मतलब माता पिता ही नहीं, उसके दादा दादी भी, चाचा चाची जी, जो भी अभिभावक की श्रेणी में आते हैं, जिसका विस्तृत चर्चा हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करें, शिक्षित करें। ये कब झूठा, 86वां संविधान होता था, कब 2002 में, किस कर्तव्य में, तो 86वां जो संविधान संबंध हुआ 2002 में, कितनी जगह झूठा हो, 3 जगह। पहला क्या संशोधन किया गया, तो फंडामेंटल राइट में संशोधन किया गया। क्या किया गया, तो कहा गया कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक, अब कोई सवाल कर सकता है कि 6 से 14 ही क्यों, तो हमारे देश में 6 वर्ष के बच्चों को, हमारे देश में 6 वर्ष के बच्चों को माना जाता है कि वो साइकोलॉजिकल रूप से भी वो पढ़ने के लायक हैं। और 14 वर्ष में मतलब कहा गया कि 14 वर्ष में पढ़ा अगर बाल श्रम है, 14 वर्ष से नीचे वाले को बाल श्रम में रखा जाता है, इसीलिए 6 से 14 डेडलाइन माना जाता है। अब आता है इसमें से कुछ और संशोधन देख लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि किस संविधान संशोधन था कि नवीन मौलिक कर्तव्य आया था। मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे, 10, उसमें कितने ऐड हुए, 1 ऐड हुए। क्या ऐड हुआ, तो प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों को अपने शिक्षित दिया जाए, ये ऐड हुआ है। कौन सा संशोधन के तहत, 86वां के तहत, कब, 2002 में। इस संशोधन के तहत कितने जगह बात शिक्षा जुड़ी थी, 3 जगह, फंडामेंटल राइट में, डीपीएस में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक, अब आता है 84वां संविधान जो मेन है, इसको देख लेते हैं। 84वां में क्या है और 87वां में देख लेते हैं। 82वां उतना मेन नहीं है क्योंकि एससी के आरक्षण से जुड़ा हुआ इस मामला है। 87वां में है, 87वां में है, 87वां है संशोधन 2003 हुआ था, संशोधन 2003 में हुआ था। 87वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि क्षेत्रों का परिसीमन के आधार पर जनसंख्या, क्षेत्रों का जो परिसीमन होगा, क्षेत्रों का जो परिसीमन होगा उसकी जनसंख्या का जो आधार होगा वो 2001 से होगा, 2001 की पॉपुलेशन से होगा। ठीक, तो 87वां संशोधन 2003 में जो हुआ उसमें क्या था कि जितने भी परिसीमन मैंने परी मैंने क्या होता है, जनसंख्या, सीमा में सीमांकन, मैंने जनसंख्या का सीमांकन करना हो। जैसे कि मान लो कि किसी भी संसदीय क्षेत्र को दूसरे संसदीय क्षेत्र में डालना है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको दूसरे में विधानसभा में जा के ऐड कर देना है ताकि बराबर दोनों तरफ रहे। इसी यानी संसदीय क्षेत्र में बराबर की भागीदारी, बराबर जनसंख्या रहे, विधानसभा क्षेत्र में बराबर भागीदारी रहे। इन्हीं सभी को कहा गया कि 2001 के अनुसार जनसंख्या देखा जाए कि उस एरिया की जनसंख्या कितनी है। तो 87वां में क्या था कि क्षेत्रों का परिसीमन होगा। क्षेत्रों का परिसीमन होगा का मतलब क्या हुआ कि जितने भी जनसंख्या का क्षेत्र निर्धारित होगा वो 2001 के अनुसार होगा। 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर दोनों में बराबर जनसंख्या को संसदीय क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो बराबर दिया जाएगा। अब आता है 84 में क्या था, 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। इसके बारे में जान लो। तो पहला इसमें किसमें क्या था, तो लोकसभा और विधानसभा MLA इन सब का जो सीटों में परिवर्तन आएगा, सीटों में परिवर्तन मतलब जैसे अभी मान लो हमारे देश में 545 वर्तमान में सीट है, इसकी संख्या मान लो बढ़ा दी जाए तो ये बढ़ेगा कब, अब 2026 में। यानी वर्तमान में 2026 तक जो भी चुनाव होंगे सारा क्या होगा, 545 ही रहेगा। और राज्यों में भी जो सीटें हैं, हर राज्य की विधानसभा की अपनी अलग अलग सीटें हैं। जैसे बिहार में 243 सीट है, ये 47 सीट कब बढ़ेगा, यानी 243 से 44, 45, 40 ये कब हो जाएगा, ये जब भी होगा तो इसमें अब 2026 के बाद होगा। यानी 2026 के तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी बिहार विधानसभा का सीट का चुनाव कब तक 243 सीट पर चुनाव होगा 2026 तक। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो चुनाव होगा। लोकसभा की सीटें 545 सीट है जिसमें 545 सीटों पर चुनाव होता है। ये कब तक होगा,
ये 2026 तक होगा। उसके बाद ही इसमें वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है। ठीक, आज का नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब इसमें कह रहा है कि जितने भी प्राचीन काल के एंशिएंट काल का टॉपिक है, ऐसे आता है ये प्रश्न, इसमें क्वेश्चन बनेगा तो ये पकड़ लेना है। राजवंशों को काल क्रम करें, बराबर ये क्वेश्चन पूछता है। तो काल क्रम के अनुसार क्या होगा, तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक है, ये हमारा मगध है, इसी मगध पर जितने वंशों ने शासन किया उसके बारे में कोड एक बना देते हैं। हसीना के मासुक से गुप्त रूप से बात हुई। हर्ष हो गया हर्यक वंश, शीश हो गया शिशुनाग वंश, नस हो गया नंद वंश, क सेंटेंस को लाने के लिए मौस हो गया मौर्य वंश, सुस हो गया शुंग वंश, कस हो गया कौरव वंश और गुप्त हो गया गुप्त वंश। यानी इतने वंशों ने क्या किया, शासन किया था। तो क्रम से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वंशों ने शासन किया। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, हर्यक। हर्यक है तो हर्यक आएगा नंबर 1। फिर से सुनाग नहीं है। नंद है तो नंद हो जाएगा 2 नंबर पर। मौज हो जाएगा 3 नंबर पर। और 4 नंबर पर क्या रहेगा, शुंग वंश। तो कौन हो गया पहले 4, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद ये 1 नंबर, 4 1 3 2, तो बी नंबर आंसर इसमें सही होगा। ठीक, ये कोड रखना है तो इसी कोड से सबको याद करना है। तो इसको ऐसे ही पूछ सकता है, शिशुनाग वंश के पहले कौन आया था, हर्यक वंश। शिशुनाग के बाद कौन आया था, नंद। मौर्यों के पहले कौन था, नंद। नंद के बाद कौन हुआ, मौर्य। मौर्य के बाद कौन है, शुंग। तो एक आगे पीछे भी करना, 2 तरह से प्रश्न पकड़ लेना है, एक क्रम से, एक बाद और पहले, तब जाके इससे कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आता है इससे। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस का एक है, किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। मतलब अनेकांतवाद जो है वो किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। तो देखो अनेकांतवाद को कैसे पढ़ा जाएगा इसमें। अनेकांतवाद जैन दर्शन में महावीर कहते थे कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उनके कई पहलू हैं। क्या बोलना, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जो चीज़ तुमको संसार में दिख रहा है उसके सारे कई पहलू हैं, और उन सारे पहलुओं को तुम अपने सीमित ज्ञान से नहीं जान पाते हो। तो क्या बोलना, अनेकांतवाद क्या है, दुनिया में जो भी वस्तु उसके अनेक पहलू हैं, पर उसमें अनेक बातें हैं, उस अनेक बातों को ही अनेकांतवाद कहा गया है। और इस अनेक पहलू को तुम अपने सीमित ज्ञान से नहीं जान पाते हो, क्योंकि तुम कोई ज्ञानी नहीं हो, कोई तीर्थंकर नहीं हो, तुम आम आदमी हो, तुम सभी ज्ञान को नहीं जान सकते हो। उसी ज्ञान को जानने के लिए नहीं, जब ज्ञान को नहीं जानते हो तो तुम शायद शब्द लगाते हो। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर पेन के बारे में परिचित नहीं है तो लगाएगा शायद पेन है, शायद पेन नहीं भी हो सकता है, शायद पेन होना चाहिए, शायद पेन नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो 7 बार क्या करेगा, शायद शब्द लगाएगा। तो 7 बार शायद शब्द लगाने के लिए उसका नाम क्या पड़ा, सप्तभंगी सिद्धांत। 7 बार लगा इसलिए क्या नाम पड़ा, सप्तभंगी। और शायद शब्द लगा इसलिए क्या है, सयादवाद है। तो पूछता है अनेकांतवाद, सप्तभंगी और शायदवाद क्या है। तो क्या बोलना है, दुनिया में जितनी वस्तु हैं उनके कई पहलू हैं, अनेक पहलू होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, अनेकांतवाद। उस अनेक पहलू को मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से नहीं जान सकता है, क्योंकि उसके लिए उसने ज्ञान प्राप्ति नहीं करी है, तो अपने गुरुओं के पास नहीं जानता है,
तो उसमें सैयद शब्द लगाता है, तो सैयद शब्द लगाने का इसका नाम पड़ा सयादवाद। तो सयादवाद का संबंध किससे है? जैन मत से है। कितनी बार सयाद लगाता है? तो 7 बार। क्या? तो शायद हो सकता है ये पेन, शायद ये पेन नहीं हो सकता है, शायद होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा सप्तभंगी। तो अनेकांतवाद, सप्तभंगी और सयादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। अब एक टॉपिक और आ सकता है क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था मखलीपुत्र गोसाल था। मखलीपुत्र गोसाल था। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन पूछता बराबर। ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में उनसे किसी मामले को लेकर डिस्प्यूट हो गया, इसलिए उनसे छोड़ करके अपना एक अलग संस्था बनाए थे, आजीवक मत। इसी आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने बराबर गया में बराबर और नागार्जुनी गुफा दिया था। इसी अशोक ने, इसी ना आजीवकों को आजीवक अपना प्रचार करे और प्रचार करने के बाद उसमें अपना शरण रहे, इसलिए गया में बराबर गुफा में किसने? अशोक ने, और उसके पुत्र ने भी, दशरथ ने भी उसको जान दिया था वहाँ पर। तो मखलीपुत्र गोसाल किसका संस्थापक था? आजीवक संप्रदाय का। ठीक, एक ना, इस आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे वो अपने विचार को जब फैलाते थे तो अशोक ने उनको रहने के लिए एक कुटिया दिया था जो बराबर गुफा में गया में है। ठीक, ये पूछ देगा। ठीक, नेक्स्ट चौथा, निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज प्रणाली से नहीं है? मतलब कहता है इसमें कि वैसा संस्था थे जो पंचायती राज प्रणाली से इसमें नहीं है। तो इसमें मूल रूप से जो पंचायती राज प्रणाली से नहीं है, पाला से नहीं है, तो उपयुक्त में से एक हो गया। गाडगिल नहीं है, थुंगर नहीं है, थुंगन। सिंधवी है, सिंधवी समिति है, उसको देखते हैं हम लोग। तो सिंधवी समिति है, ये ध्यान लेना। तो पहला है कौन समिति नहीं है? तो पहला है, ध्यान रखना है कि सिंधवी समिति इसमें नहीं है। तो थुंगन, राजमनर और गाडगिल नहीं है। तो इसका मतलब है एक से अधिक आंसर हो गया। इसमें आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। तो बताते हैं कैसे पकड़ना कि नहीं था। सबसे पहले आओ हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए पंचायती राज की बात करी कि कैसे गांव का विकास, उसके लिए क्या, कौन चीज़, किसका चुनाव होना चाहिए, किस स्तर पर संरचना होनी चाहिए, कैसे लोग उसकी भागीदारी मिले, जिसके लिए पंचायती राज प्रणाली की बात करी। एक कमेटी बनाया। तो सबसे पहले 1957 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत मेहता समिति। इन्हीं की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हुई। 57 में सबसे पहले कौन कमेटी बनी थी? बलवंत मेहता। इन्हीं के त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें कहा गया था सबसे निचला स्तर पर जो था वो ग्राम पंचायत होगा, उसके स्तर पर होगा पंचायत समिति होगा, और सबसे उछला स्तर पर जिला परिषद होगा। तो क्वेश्चन पूछता है बराबर कि पंचायत स्तर पर सबसे उछला स्तर क्या होता है? जिला परिषद। निचला स्तर क्या होता है? ग्राम। बीच में मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है? पंचायत समिति। ठीक, तो बलवंत मेहता ने कितने स्तरीय की बात करी थी? त्रिस्तरीय की। तभी इसमें भी कुछ खामियां थी। तो 1977 में अशोक मेहता समिति गठन हुआ, जिसने द्विस्तरीय, रखना एकदम याद, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत और उसके ऊपर स्तर पर जिला परिषद की बात है। ठीक, तो द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कौन करा? अशोक मेहता। त्रिस्तरीय कौन करा? तब जाकर फिर BK राव, 1985 में BK राव कमेटी बनी। फिर उसके बाद 1986 में सिंधवी कमेटी बनी, और इन्होंने ही सबसे पहले, याद रखना, इन्होंने ही और आगे विस्तृत इसकी चर्चा हम करेंगे, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पहली बार 64वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। लेकिन लोकसभा से ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ।
इसलिए विधेयक ये इसलिए संशोधन बिल ये समाप्त हो गया। नहीं तो आज हम लोग 73वां संविधान संशोधन की बजाय 64वें संविधान संशोधन को भी पढ़ते। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना, 1992 में बना, जो आज भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला इसी के तहत। तो पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन तहत मिला, तो बोलना 73वां। कब? 1992 में मिला। तो उसके बाद पूछ देगा कब किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी, तो सिंघवी ने। ठीक। पंचायती राज को द्विस्तरीय परिकल्पना किसने बनाई थी, तो अशोक मेहता ने। पहला कौन समिति थी? बलवंत मेहता। दूसरा कौन था? इसी बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हुई। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। कौन स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हुई थी। ठीक। नेक्स्ट, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तभी क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में 94 है, लेकिन बढ़कर हो गया 99,200 वर्ग किलोमीटर अभी हो गया। अब इससे क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या क्वेश्चन आ सकता है क्षेत्रफल से? पहला आएगा किसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल के मामले में नक्शा देखो, ये हमारा बिहार है। रिवर है। इस पूरे का क्षेत्रफल पहले था 94,163 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में ये 99,200 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 99,200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो वर्तमान में भी इसका जब काउंट हुआ तो इतना नज़र आया। अब आता है कि इससे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, जो 99,130 वर्ग किलोमीटर है वो पूरा भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो लगभग बोलना है इसका जो पूरे भारत का क्षेत्रफल में जो है इसका तो ऐसे 2.9% है, लेकिन एवरेज इसका 3% मानना, लेकिन एवरेज आंसर क्या होगा? 2.9% लगभग। नहीं अगर रहेगा 3 भी मार सकते हो। अब आता है कि बिहार पूरे भारत में कौन सा पोजीशन पर है? 12वां पोजीशन पर है। किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। अब आता है कि बिहार का एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से और पूछ सकता है, क्रम से पूछेगा किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण का है, फिर गया का है, फिर पूर्वी चंपारण का है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी में गया, तो पहले कौन नंबर पर आ गया? पश्चिमी चंपारण। तब किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? गया का। तब किसका है? पूर्वी चंपारण का। ये बोलना। अब पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका, तो पता चल गया पश्चिमी चंपारण का सबसे अधिक है। और सबसे कम बोलेगा तो बोलना है शिवहर का। यहाँ पर शिवहर है, तो शिवहर का क्षेत्रफल सबसे क्या है? कम है। सबसे अधिक किसका? पश्चिमी चंपारण। ठीक। तभी कितना भी हो गया है? 92,200 किलोमीटर अभी क्षेत्रफल हो गया है। तो बिहार का क्षेत्र पहला क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल कितना है, तो 99,200 किलोमीटर। फिर पूछेगा बिहार में क्षेत्रफल भारत क्षेत्रफल कितना % है? 2.9 है। कौन सा पोजीशन पर है? तो 12वां में है। सबसे 3 क्रम में सबसे ज़्यादा किसके पास है? पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल है। तब कौन है? गया में। तब कौन है? पूर्वी चंपारण में। क्रम दे देगा। फिर पूछेगा सर्वाधिक किसके पास है? पश्चिमी चंपारण। सबसे कम कौन हो गया? शिवहर हो गया। सर्वाधिक कौन हो गया? सबसे कम कौन हो गया? शिवहर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड की सीमा का स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? पीबी है, तो इसको बनाने के पहले हम लोग एक मैप बना लेंगे। ये हो गया हमारा झारखंड, ये हो गया हमारा नेपाल, इधर हो गया पश्चिम बंगाल, इधर हो गया यूपी, नीचे हो गया झारखंड। तब पूछ रहा झारखंड में, तो झारखंड की सीमा को स्पर्श करने के लिए बिहार के जिलों का समूह क्या है?
हम लोग झारखंड में सबसे पहले आता है इधर से, यहाँ कैमूर है, तो कैमूर टच नहीं करता है। यहाँ रखना होगा रोहतास। रोहतास के बाद यहाँ पर औरंगाबाद है। औरंगाबाद के बाद हो गया गया, हो गया गया के बाद यहाँ नवादा हो गया। नवादा के बाद बांका हो गए, जमुई 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 के बाद हो गया बांका। बांका के बाद भागलपुर हो गया, भागलपुर हो गया। ये सब हमारे हैं। ठीक, अब आता सवाल, ये तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। वो देखो, ये बोलेगा पश्चिम से पूरब की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर जल्दी चले जाना लाइन से। इसका कोड सब अपने से बना, हम बनाएंगे तो फिर याद जल्दी नहीं होगा। अपने से खुद कोड बनाए, ठीक, इसे हम लोग बना कर रखे हुए हैं अपने से कोड इसका, इसीलिए आप अपने से कोड बनाएं। अब एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ और आ सकता है, नेपाल से जुड़ा हुआ। तो नेपाल में सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, नंबर 2 पूर्वी चंपारण। पूछा था कितना इसमें सटेगा भी, झारखंड से था 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर भी है, 7 इधर नेपाल से भी है। तो झारखंड से पूछेगा कितने राज्य जिले को टच करता है बिहार, तो 7 जिले को, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, जो भी होगा बता देना है। तो इसमें बताओ कौन आंसर होगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, बांका, भागलपुर। ये हमारा क्या करता है इधर से, तो गया, रोहतास, भागलपुर, कटिहार, ये सब हमारे झारखंड से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो कुल 8 राज्य, 8 जिले हो गए जो हमारे झारखंड से टच करते हैं। अब बताए तो 7 है, तो 8 7 15, यह रखना याद। तो कहाँ से लेकर, रोहतास से लेकर कटिहार तक। अब आता है नंबर 2, नंबर 3 सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, नंबर 4 हो गया मधुबनी, नंबर 4 हो गया 5 हो गया सुपौल, नंबर 6 हो गया अररिया, नंबर 7 हो गया कटिहार। ये कटिहार का है किशनगंज, कौन गंज, किशनगंज। तो यहाँ से लेकर 7 तक है, ये हमारा कुल जो नेपाल से टच करता था। ये भी हो गया पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। तो नेपाल से कितना जिला टच करता है, 7। झारखंड से 8। कहाँ से लेकर, रोहतास से लेकर कटिहार तक 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसी में जमुई एक नहीं है, इसमें जमुई भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलना, 9 सॉरी 9 हो गया। अब हो गया जमुई भी है इसमें, 9 हो गया। तो यह रखना कि ये सब कौन कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर। मुंगेर के बाद आ जाएगा नवादा, मुंगेर इसमें नहीं होगा, गलत लिखा हुआ, जमुई होगा, गलत है इसमें, जमुई होगा, ये मुंगेर नहीं होगा, जमुई होगा, इसमें गलत है। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन करने में कौन सी वायुमंडलीय गैस को शामिल नहीं किया गया है। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन करने में कौन सी वायुमंडलीय गैस को शामिल नहीं किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया था। तो सबको पता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सरकार अपना, हमारा भारत सबका अलग अलग देश का है। तो ये एयर क्वालिटी सूचकांक जो है, ये क्या करती है कि वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा कितनी है। तो इसको कोड बनाया अच्छा, संतोषजनक, इसमें बना थोड़ा प्रदूषित, उसके बाद खराब, बहुत खराब, गंभीर। तो पहला अच्छा है, दूसरा संतोषजनक है, तीसरा थोड़ा का प्रदूषित है, चौथा खराब है, बहुत खराब है, गंभीर है। तो इसका जो व्यापक माना है वो 0 से 50 है। यानी वायुमंडल के कण में छोटे छोटे कणों की मात्रा, प्रदूषण कणों की मात्रा अगर क्या है 50 के बीच है, तो माना जाता है कि वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। जैसे अभी हमारा अभी कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में प्रदूषण, एयर कंडीशन ऑफ एयर क्वालिटी है, हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स की मात्रा सबका, सभी देशों का बढ़ गया, सभी जितने भी राज्य थे सबका बढ़ गया। दिल्ली जैसे इतने प्रदूषित थी, वहाँ भी बढ़ गया। तो अब आता है इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा,
इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि ये हमारा कि कितने है, अच्छा है, संतृप्त है, ये थोड़ा खराब है, बहुत खराब है और गंभीर है। तो अब आता है कि कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो एयर हमारे वायुमंडलीय गैस को, प्रदूषक है जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। तो प्रदूषक गैस जो है वो है, ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड PB लेड जिसको सीसा बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2, उसके बाद आ गया हमारा CO है, ये गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया हमारा O3 ऑक्सीजन का 3 अणु, फिर PM10, फिर PM2.5, ये सारे प्रदूषक हैं जो वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंदर में मापे जाते हैं कि किसी भी एरिया में वायुमंडल में इनमें से मात्रा अगर बढ़ी रहे तो माना जाता है कि एरिया प्रदूषण में आता है। ठीक, तो पूछ सकता है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन करने में कौन सी वायुमंडलीय गैस को शामिल नहीं किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं शामिल किया गया है। तो किसको किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, सीसा को, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन के 3 अणु को, PM10 को, PM2.5 को। ये हमारे AQI मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स में सब आते हैं। ठीक, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने के लिए हमको इन सभी प्रदूषकों को देखना होगा। ठीक, तो वायुमंडलीय गैस कौन शामिल नहीं किया गया, तो ये सब शामिल किया गया। तो कौन नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। जीन सबको पता ही है, छोटा है, यहाँ पे कभी इसका डिस्कशन हम लोग कर देंगे। जीन देखो बताते हैं, मनुष्य के केंद्रक में सबको पता है कोशिका जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। कोशिका को 2 पढ़ते हैं, एक कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। उसी केंद्रक द्रव में गुणसूत्र पाया जाता है, उसी गुणसूत्र में DNA होता है, उस DNA होता है, ठीक ना, उसी DNA होता है, और इसी DNA की छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं जीन। तो DNA की छोटी इकाई कौन है, जीन। तो जीन किससे मिलकर बना है, DNA से। DNA कहाँ होता है, गुणसूत्र में, ठीक ना। अब जीन का काम क्या होता है, तेरा का पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, एक आनुवांशिक रूप से एक दूसरे में पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ये होता है मेल में शुक्राणु में रहेगा और फीमेल में अंडाणु में रहता है ये जीन। ठीक, अब होता क्या ये जीन के बाद इसी जीन का कृत्रिम रूप से जीन का प्रयोग किया। इसी कृत्रिम जीन के बारे में पता लगाया था, संशोधन किया था हमारे हरगोविंद खुराना ने किया था 1965 में, 65 में किया, लेकिन 68 में उनको क्या मिला, इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो कैसा जीन, कृत्रिम जीन का, लेकिन आज तक इसका यूज नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी तक शोध चल रहा है कि कृत्रिम जीन को डालने पर DNA की संरचना में या गुणसूत्र में क्या परिवर्तन आएगा, कैसे काम करेगा, अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, केवल खोज कर रखा दिया गया है और ये शोध हो रहा है। तो जीन का संश्लेषण पहली बार कौन किए थे, तो खुराना ने किए थे। कैसा जीन, कृत्रिम जीन। जीन क्या है, तो DNA की छोटी इकाई होती है, ठीक ना, और ये कहाँ मिलता है, पूछेगा तो गुणसूत्र के ऊपर होता है। ये कहाँ पाया जाएगा, तो गुणसूत्र के ऊपर। इसी जीन के प्राकृतिक जीन की बात करें, कृत्रिम जीन कौन खोजे थे, संशोधन कौन किया था, तो अरविंद खुराना ने। कब किया था, 65 में। इसी अविश्वसनीय खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1968 में। ठीक, लेकिन अभी तक इस कृत्रिम जीन का उपयोग नहीं हुआ है कि कैसे ये कार्य करता है, क्या करता है, अभी भी शोध का विषय और शोध हो रहा है इस पर अभी। ठीक, तो आंसर क्या होगा, अरविंद खुराना। तो पूछेगा उनको कब मिला था नोबेल प्राइज, 1968 में। जीन क्या है, तो DNA की छोटी इकाई है। फिर पूछ देगा जीन कहाँ रहता है, तो गुणसूत्र के ऊपर ये रटे रहते हैं। ठीक, इसी जीन से बना जेनेटिक कोड, जिसको आनुवंशिक का नियम कहते हैं हम लोग। इसी जेनेटिक कोड का, चलो मेंडल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेंडल ने आनुवंशिकता का पिता कहा था, क्योंकि आनुवंशिक का एक जेनेटिक का इसने आविष्कार किया था कि एक जेनेटिक से एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्तिगत गुण दूसरे में जब कोशिका का विभाजन होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक कोशिका का दूसरे कोशिका में प्रवेश करता है,
और वही गुण हमेशा चलते रहता है। तो मेंडल ने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत बताया था। अनुवांशिक इसको पिता कहा था पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करना ही होता है। ये कब होता है प्रवेश? कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो मादा कोशिका में जीन होता है और पुरुष के शुक्राणु में जीन होता है। वही दोनों के से जब नए निषेचन किया जाता है, नए भ्रूण का तैयार होता है, तो उसी में ये गुण चले जाता है। ठीक, नेक्स्ट है। तो मेंडल ने अपना मानसिक का प्रयोग किस पर किया था? कौन से पौधे पर किया था? पौधे पर किया था। तो मटर पौधा था। कौन पौधा था? तो मेंडल का प्रयोग आनुवंशिक रूप में किसने किया था? ठीक, वो वाटसन का नाम भूल क्या होगा? तो वाटसन से क्वेश्चन आ सकता है कि वाटसन के साथ एक क्रिक थे, वाटसन एवं क्रिक। ठीक, तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? 1953 में बताया था और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। बताया था कि डीएनए हमारा जो है द्विकुंडलित है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का प्रकृति कैसा बनाया था? द्विकुंडलित। क्वेश्चन पूछता है। 53 में बताया था, 62 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो वाटसन एंड क्रिक। अब आता है डार्विन के बारे में क्वेश्चन जान लो, आगे बताएंगे। इनका संबंध है जैव विकास से है। जैव विकास संदर्भ में इन्होंने लामार्कवार के सिद्धांत को काटा था और कहा था कि जैव का जो विकास होता है वो नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित होता है, यानी प्राकृतिक चयन पर। मैंने हर जीव जंतु अपने प्रकृति के अनुसार अपने आप को जो उसी के अनुकूल ढाल लिए और अभी तक अपने वंश को चढ़ा रहे हैं। जैसे कोई ठंडा प्रदेश में जो जीव जंतु वो ठंडे में ढाल लिया, गर्म में अपने आप को ढाल नहीं सकता था, जो गर्म जीव है वो गर्म में ढाल लिया अपने आप को। तो नेचुरल सिलेक्शन नामक सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, जो ब्रिटेन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले बताओ पोर्टफोलियो क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पोर्टफोलियो के बारे में बताना है कि जैसे मान लें कोई संस्था है या कोई विभाग है या कोई व्यक्ति है, वो अपना किसी क्षेत्र में निवेश कर रहा है, तो वो एक जगह निवेश कर रहा है, उसको एक जगह जहाँ निवेश करता है उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, विभाग। यानी इस क्षेत्र में आपको निवेश करना है। जैसे कि मान लो हम शेयर बाज़ार में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो मान लो किसी कंपनी का एक शेयर बाज़ार है, उसका हम शेयर ले रहे हैं या म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो उसमें हम उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि हमको जो भी पैसा डालना होगा इसी में हम लोग डालेंगे। ठीक, तो एक प्रकार का निवेश का एक संयोजन है, जो मतलब कि माध्यम है जिसमें हम अपना कोई भी निवेश करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो था, जिसके बारे में लोगों को पता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, इसने कहा क्या कि लोगों को कहा कि वित्त से जुड़ी मामला जो भी अपना जो है एक पोर्टफोलियो बनाएं। उस पोर्टफोलियो में आप लोग समय समय पर पैसा डालें या उसमें एक निश्चित अवधि में पैसा का निवेश करते चले। तो ये पोर्टफोलियो की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। तो कौन होगा इसमें? कैनिंग। रिपन के बारे में, रिपन के बारे में आता जो इसके बारे में आता कि नेक्स्ट कि सबसे उदारवादी गवर्नर था ये। उदारवादी क्यों था? तो जो अन्य अंग्रेज आए थे, गवर्नर आए थे, उन्होंने भारत में बहुत सारे गलत काम किए थे, जैसे कि जनसंख्या नियमित नहीं करना, हिल्बर्ट बिल का विरोध करना, बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसने क्या किया, जो भी हिंदू समर्थन वाले काम था, जैसे कि स्थानीय स्वशासन किया, हिल्बर्ट बिल को लागू किया। उसके बाद इसने स्थानीय लोगों को सरकार में भागीदारी की बात करी। इस व्यक्ति ने रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत की। रिपन ने ही कानून बनाने का प्रयास किया ताकि लोगों को उचित वेतन, मजदूरी मिल सके। इस कारण से इसको भारत का उदारवादी गवर्नर कहा जाता है। रिपन को क्या कहता है? उदारवादी गवर्नर। ठीक, इसके बारे में कहा था कि जब ये बम्बई से जा रहा था तो पूरे भारतवासी इसके पीछे रो रहे थे कि क्यों यहाँ से तुम जा रहे हो। इसी रिपन के बारे में, ठीक, और आगे बता देंगे। लॉर्ड मेयो के बारे में जान लो क्या है। तो 1872 में इन्होंने ही सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की थी। मेयो का भूमिका इसी रूप में है। अब आता है कर्जन के बारे में। इसके बारे में सब लोग जानता है। 1905 में बंगाल का विभाजन इसने कराया था। कर्जन ने इसने ही किया था बंगाल का विभाजन। रैले कमीशन बनाया था। रैले कमीशन ताकि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर शिकंजा कसा जा सके, उसके लिए रैले कमीशन बनाया। ठीक,
तो बताओ पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना किसने थी? लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक प्रकार का विभाग होता है, एक प्रकार का संयोजन होता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, उसमें समय समय पर निवेश कर सकते हैं। तो लोग अपनी पूंजी को एक समय समय पर एक जगह निवेश करें, इसी के लिए पोर्टफोलियो विभाग बनाया था। लॉर्ड रिपन, इसको दरबारी गवर्नर कहा जाता है। क्यों कहा था पता है? मई 72 में पहली जनगणना की शुरुआत भारत में इसी ने कराया था। करजन बंगाल में क्या किया था? विभाजन किया था। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 167 लीटर के बराबर होता है एक बैरल बराबर। इसको रट जाना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग